टीजी स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, 9th क्लास की हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में पाठ ग्रामश्री पढ़ा था। आधा सुमित्रानंद पंत कवि थे इनके, और इनकी जीवन और रचनाएं और इनकी कृतियों के बारे में समझा था, और कैसे सुंदर ढंग से एक गांव का वर्णन इन्होंने किया है उसका हमने वर्णन किया था। उसी कड़ी में हम आगे पढ़ते हैं। दूसरे जो इसके पद्य हैं बचे हुए, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र की तरु डाली। रजत यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोना, मंजरियाँ आम की जो मोजरें आती है, फूल आते हैं, लद गई है वो, और सुगंधित वातावरण फैला रही है। बसंत के दिनों में सर्दी जाती है और गर्मी के बीच शिशिर और बसंत के बीच के महीने का यह वर्णन है। तो जल रहे ढाक पीपल के दल, और उसी दरमियान जो ढाक पलास टेसू जो होता है, ढाक का पत्ता और पीपल के पत्ते, ये थोड़े कठोर होते हैं और सख्त होते हैं, तो ये थोड़े दिनों में गिरते हैं। तो ये इनकी भी पीपल के और ढाक के पत्ते भी गिरने लग गए हैं, झड़ रहे हैं। और कोकिला कोयल हो उठी, कोकिला मतवाली, और कोयल है वो मतवाली हो गई है और गीत गा रही, कूक कूक रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, और कटहल का जो पेड़ है महकने लगा है, मुकुलित जामुन जो फलने फूलने लगा है, उन पर अलग कौंपलें फूट रही है। जंगल की झरबेरी, जंगली जो बेर होते हैं वो फूल झूलने लग गई है हवा के झोंकों में। फूले आड़ू नींबू दाड़म, आलू गोभी बैंगन मूली, जितनी भी साग सब्जियां हैं, आड़ू है फल होता है, नींबू है, दाड़िम है अनार, आलू गोभी बैंगन मूली, ये सब लहलहा रहे हैं। मतलब खेतों में भरपूर इनकी फसल हो रही है और खेत लहलहा रहे हैं इस प्राकृतिक संपदा से। प्राकृतिक संपदा में हर चीज़ होती है वैसे तो, खदान से निकलने वाले भी, और रत्न माणिक मोती भी, और फल पौधे वनस्पतियाँ, हर प्राकृतिक संपदा, ये नदी झील सागर पर्वत पहाड़ और हरे हरे भरे खेत, सब प्राकृतिक संपदा है। तो इन सब प्राकृतिक संपदाओं से भरा पूरा ये गाँव है। पीले पीले अमरूदों में, पीले पीले अमरूद हो पकने लगे हैं और उनमें लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं। पीले पीले अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर। और एक तो हो जंगली बेर होता है, एक सुनहरे बेर। सुनहरे बेर थोड़े अभी बाजार में आने लग गए, गोल्डन, उन पे एकदम से एकदम गोल्डन कलर के होते हैं, थोड़े मीठे मीठे और अच्छे से हरे नहीं होते वो, मतलब सुनहरे कलर के होते हैं। एक तो हरे बोर होते हैं, वो जंगली बेर होते हैं। आंवली से तरु की डाल, अवली आंवले, इसकी मैं फोटो बताऊंगा। आंवले की जो डालियां हैं वो आंवले के फलों से लद गई है। तरु, तरु यानी पेड़, डाल जड़ गई है, जड़ी जड़ी यानी उन पर लड़ालूम आंवले की आंवले की जो फल जो लग रहे हैं। लहला पालक, पालक लहला रहा है। महमदना, धनिया जो महक रहा है। लौकी और सेमफली फैली, लौकी और सेमफली फैल गई है। यानी लौकी तो आल और सेमफली जो भालोल होती है उसको सेमफली बोलते हैं, तो वो फैल गई है। और वो ये भी सर्दी के सब जितनी भी सब्जियां आती है वो अद्भुत होती है स्वास्थ्य के लिए खाने में। ये सब सर्दी, कोई सी भी ऋतु हो, सर्दी गर्मी बरसात, उसके सीजनी फल, सीजन के आने वाले फल और सब्जियों को उसी सीजन के अकॉर्डिंग परमात्मा ने बनाया, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। सर्दी की ऋतु में सर्दी के फल गर्मी देते हैं और ताकत देते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। गर्मी की जो फल आते हैं वो ठंडक और ताज़ी ठंडक मतीरे आते हैं, तरबूज आते हैं, ककड़ी आती है, खरबूजे आते हैं, और कितनी तरह की जो वनस्पति होती है उस समय की जो
जूस है नारंगी का, मौसमी का है। आम आते हैं, वो रसीले होते हैं, वो पच जाते हैं। तो वो हर ऋतु का जो फल होते हैं वो उसके लिए परमात्मा ने बनाया, उसी ऋतु के पाचन शक्ति और उसी ऋतु के फायदेमंद भी होते हैं। उसके विपरीत ऋतु में खाते हैं तो वो आपके शरीर में ना पचते हैं, ना उसका विरुद्ध आहार हो जाता है। विरोध उसका उल्टा परिणाम होता है। सर्दी की ऋतु में और बरसात की ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद में इसका बहुत वर्णन है। तो मखमली टमाटर लाल, मखमली टमाटर हैं वो लाल लाल हो गए हैं। ऐसे टमाटरों की खेती होती है, पहले हरे होते हैं, एकदम से वो एकदम पक के लाल हो जाते हैं, उन पे मखमल सा कवर चढ़ गया ऐसा लगता है। मिर्चियों की बड़ी थैली और मिर्चियों की बड़ी बड़ी थैली लग गई है। ऐसी मिर्चें लग गई है। ये तो हो गए यहाँ तक। ये देखो, उमिया है, खेत पे लगने वाली जो गेहूं की जो अम, कोमल कोमल गेहूं के ऊपर जो आने वाली अम, बाली कहते हैं, वो बाली है। ये कोली गेहूं की उमिया कहते हैं, बाली ये है। ये अरहर और सनई और ये पीले पीले सरसों के बीज। और ये यहाँ से अपन को वापस इसको आगे वाले पद को पढ़ते हैं। बालू के सांपों से अंकित। बालू आप जानते हो रेती को कहते हैं। तो बालू है ना रेत, रेत में सांपों से अंकित। ऐसे रेत ऐसे लग रही है जैसे उस पर, क्योंकि गंगा का किनारा है, ऐसा ऐसा गाँव है। यहाँ पर नदी भी बह रही है, झरने भी हैं, पहाड़ भी है और हरियाली भी है, तरह तरह की वनस्पतियाँ भी हैं। और ही अल्मोड़ा है तो हिमालय के दूर तक हिमालय के बड़े बड़े हिम के बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं। सांपों से अंकित, बालू के सांपों से अंकित। बालू है जो रेत, वो उसकी जो तलहटी है। अरे क्योंकि बरसात जाने के बाद में मुहानों पर बहुत सी रेती छोड़ के जाते हैं और पानी नीचे चला जाता है गर्मी आते आते, तो उसके किनारों पर रेतीला भाग रह जाता है। तो रेतीले भाग पर हवाएं चलती है तो एकदम से सलवटें पड़ जाती है। आपने देखा होगा कभी किनारों पर जाएं तो वो रेतीले भागों में सलवटे से एकदम से हवा उड़ उड़ के जाती है तो एकदम से ऊंची नीचे लगते हैं। तो वो बालू की एकदम से रेती जो है सलवटे पड़ी हुई, यूँ लग रहा है जैसे बहुत से सांप यहाँ से निकल कर पानी में से गए, या यूँ लग रहा है जैसे रेतीली भूमि है बहुत से सांप चल रहे हैं। दोनों ही तरह का वर्णन। और गंगा की जो सतरंगी रहती है, गंगा की जो हिमालय से बह के आ रही है गंगोत्री से, तो वहाँ से बीच में आते समय कितने ही बड़े बड़े पत्थर हैं रंग बिरंगी धरती की जगह से आते होते, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है। ऐसे कितने ही तरह के जो पत्थर टूटते टूटते आते हैं, तो उसमें से जो रेती बन रही है वो रेती भी रंग बिरंगी है, सतरंगी है, 7 रंगों वाली है। क्योंकि वो पत्थर जैसे घिस रहे हैं वैसे वैसी रेती बन रही है। क्योंकि पानी के अंदर जो पत्थर बहते रहते हैं अनवरत, कितने पत्थर। गंगा तो 12 ही मास बहने वाली है, छोटी मोटी नदियों में भी 4-6 महीने में कितनी रेती की इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसी जो गंगा नदी के किनारे सतरंगी रेती है वो एकदम से धूल के उसके धूप में चमकने पर उसके कण एकदम से ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई रंगोली बना दी गई हो। ऐसे उसमें अलग अलग रंग भर दिए हुए, सुंदर लगती सरपत छाई। और इससे सबको देखकर ऐसी जो हरियाली ऐसी जो सतरंगी रहती है उस पर जो अम, अम, क्या कहते हैं वो एकदम से घास जो है सरपत एकदम कुश के दूब होती है वैसी जो सुंदर सुंदर घास कहीं कहीं उगी हुई है, वो बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि उसमें मुहाने पर पानी होता है और कुछ कुछ घास उग जाती है, वो बहुत अच्छी लगती है। वो सुंदर लगती सरपत छाई, और उनकी छाया सुंदर लग रही है। तट पर तरबूजों की खेती, और इसी मुहानों पर इन्हीं रेतीले भागों के आगे जो होता है किनारे जो होते हैं उस पर तरबूजों की खेती होती है। क्योंकि तरबूजों के लिए पानी ज़्यादा चाहिए और यहाँ वाटर लेवल बहुत ऊंचा होता है, थोड़ा सा भी गड्ढा खोद दो रेती की भाग में तो वहाँ पर एकदम से पानी आ जाता है। तो उनके किनारे पर तरबूजों की खेती हो रही है। और अंगुली की कंघी से बगुले, अंगुली की कंघी से बगुले, जो आप देख रहे हो जो गंगा की नदी के किनारे अम, नदियों के किनारे, अब नदियों में पक्षी तो होते ही हैं तरह तरह के, तो बगुले भी हैं। तो एक दूसरे के सिर में उनकी चोंच डालकर एकदम
ऐसे बालों को सहला रहे हैं जैसे वो कंघी कर रहे हैं। कवि की कल्पना है, मानवीय करा जैसे हम बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों की कंघी करते हैं बाल धुलने के बाद, वैसे ही बगुले भी कंघी करते हैं। कलंगी सवारते हैं कोई, और कोई उनकी कलंगी को संवार रहे हैं। जैसे पक्षियों की, आपने कभी बैठे हो नदी और पानी के झरनों के किनारे तो देखते हैं वो एकदम से चोंच से ऊपर कलंगी को फुड़ करते हैं, वापस ऊपर से उसको साफ करते हैं और एकदम से एक दूसरे की चोंच से उसको गुदगुदाते हैं या उनको कंघी करने जैसी हरकतें करते हैं। तीर्थ जल में सुरखा पुतलिन पर, और इस पानी, गंगा की नदी के पानी में तैरते हुए इस जल में, पानी में सुरखाब सुरखाब जो चकवा चकवी होते हैं, वो पुलिन किनारे पर बैठे हुए हैं और बड़े मन भावन लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मगरोटी रहती सोई, और उसी के बीच मगरोटी भी सोई हुई है, अलसाई हुई है। मगरोटी भी एक पानी में तैरने वाला सुरखाब, बड़ा सा, बड़ी लंबी चोंच वाला होता है, और मगरोटी छोटी सी जो तैर करने वाली जल पक्षी होता है। हसमुख हरियाली, हसमुख हरियाली, ये देखो हसमुख हरियाली कितना बढ़िया होता है। जैसे हरियाली हंस रही हो, हरियाली हंसती हुई लग रही है। जैसे कोई प्रकृति या कोई एक धरती माँ हंसती है, तो हरियाली रूपी धरती माँ हंस रही है, एकदम से खिलखिला रही है। हिमातप, हिमातप कहते हैं सर्दी की धूप। और सुख से अलसाए से सोए, जैसे हम अभी सर्दी में धूप में सोए हुए, धूप आती है तो कितनी अच्छी लगती है, ऊपर धूप में बिछौना बिछा कर सो जाते हैं चादर ओढ़ कर, तो हमको एकदम से ठंड निकलने लगती है और हमको एक धूप बहुत अच्छी सी लगती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बताया है कि हरियाली है वो हंस रही है, और उसको जो नई नई धूप आ रही है, वो एकदम से सर्दी की जो धूप है, हिमाता यानी हर सर्दी की जो धूप है, वो बहुत अच्छी लग रही है। सुख से अलसाए से सोए, और सुख से ये वनस्पति हैं, अलसाए वो आलस्य करके सोए हुए हैं और बड़े मज़े ले रहे हैं। भीगी अंधियारी में निशी की, तारक सपनों में खोए, और जो अंधेरा है रात्रि का, निशी है ना रात्रि, रात्रि का जो भीगा हुआ अंधेरा है, क्योंकि ओस की जो किरणें, ओस की जो बूंदें हैं, वो पूरे खेतों में वनस्पतियों पे हैं, तो वो भीगी भीगी सी है, एकदम से गीली गीली सी वनस्पति है। और अंधेरी रात में तारक सपनों में खोए हैं, और तारक यानी तारे, तारे हैं वो सपनों में खोए हुए हैं। क्योंकि हम भी इस सपने नींद निकालते हैं तो अपन कुछ सपनों में खोने लगते हैं, तो तारे एकदम से आंखें बंद कर रहे हैं, जैसे झपकते हुए छोटे बच्चे आंखें खोलते हैं, कभी देखते हैं सपना आता है तो वो एकदम से हंसते भी हैं, मुस्कुराते हैं, तो ऐसे ही तारे भी हंसते हैं, मुस्कुरा रहे हैं और छोटी छोटी आंखें खोल रहे हैं, वापस वो टिमक रहे हैं। तो ऐसे तारक जो है, तारे सपनों में खोए हुए हैं। ये सब मानवीकरण अलंकार है। और मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, और मरकत कहते हैं हरे हरे जो रत्न होते हैं, अम, पन्ना, पन्ना जो होता है, पन्ने को मकरत कहते हैं। ये बुद्ध का नक्षत्र, बुद्ध के शांति के लिए, बुद्धि के लिए पहना जाता है। तो ये रत्न मैं आपको बताऊंगा इसी के आगे, फोटो इसका है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, तो ये पन्ने के जो रत्न के समान, यानी हरे हरे रत्न जो होते चमकीले, बड़े कीमती होते यहाँ माउंट आबू की पहाड़ियों में और भीलवाड़ा के आसपास और अरावली पहाड़ों में ये निकलता है रत्न। तो ये खुला हुआ ग्राम है, ये गांव खुला हुआ है, एकदम से, एकदम ऐसा लगता है हरा हरा पन्ना, पूरा गांव एकदम हरियाली पन्ने की तरह से एकदम से चमक रहा है एकदम, जिस पर नीलम नभ आच्छादित, और उस पर नीला नीला आसमान आच्छादित है, क्योंकि रात्रि का जो आसमान होता है वो गहरे नीले रंग का होता है, और दिन का होता है वो हल्के आसमानी कलर का होता है। तो रात का जो आसमानी गहरे नीले का है, वो नीलम के समान है। नीलम भी एक रत्न होता है, वो गहरे कलर का होता है, और शनि मुद्रिका में पहना जाता है। उसकी उसकी भी बहुत कॉस्ट होती है, महंगा होता है नीलम। नीलम, पुखराज, माणिक्य, हीरा, पन्ना, ये सब रत्न होते हैं, और
काफ़ी महंगे होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। उनकी गुणवत्ता पर उन रत्नों की पारखी उनकी कीमत को आंकता है। इसलिए कहते हैं कि जौहरी की गति जौहर जाना, यानी जो रत्नों का पारखी होता है वही जौहरी कहलाता है, और वो उसकी गति को, उनके रत्नों की कीमत को वही पहचानता है। जिस पर नीलम नभ आच्छादित, और जिस पर नीलम जैसे पन्ने के समान खुला हुआ एक राम है, चमकीला एकदम से हरा हरा, और उसके सिर पर जो नभ है, आसमान है, आकाश, अंतरिक्ष, व्योम, नभ, अंध्र, इसके पर्यायवाची होंगे। तो नभ है वो एकदम से खुला हुआ नीलम के समान लग रहा है, ऊपर नीला नीला आसमान नीलम के समान लग रहा है, कि जैसे नीलम ऊपर लगा रखा हो। निरुपम, जिसकी उपमा नहीं हो। हिमांत में, ऐसे सर्दी के जाते हुए मौसम में। स्निग्ध शांत, और ऐसी शांति है, ऐसी शांति है चारों तरफ, तो ऐसी जिसकी कोई उपमा न हो। और सर्दी की समाप्ति है, हिमांत यानी हिम का जाना, और ऐसी कोमल स्नेह भरी जो सर्दी ऋतु है वो अब एकदम से धीरे धीरे विदा होने वाली है। और ऐसी सब प्रकृति की अनुपम, ऐसी सौंदर्य युक्त जो इस बसंत ऋतु का जो मौसम है, उसका वर्णन है, उसकी हरियाली है, उसकी खेतों की आभा है, उसकी फलदार वृक्षों की, उसकी प्रकृति की, गंगा के मुहाने का, ये सब, ये सब क्या है, निज शोभा हरता जन्मन। ये सब क्या कर रहा है, निज शोभा हरता जन्मन, यानी कि ये सब, ये सब ये अपनी शोभा से, ये गांव अपनी शोभा से हरता जनमन, जन यानी जनता का, मन हरता है, मन को हरण कर रहा है। ये गांव अपनी शोभा से लोगों के मन को हरता है, मन लोगों के मन को चुरा रहा है। ये इतना सुंदर और प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का ये रत्नों से इसकी तुलना की गई है। इसकी धरती माँ की खुशहाली सी मुस्कुराहट से वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे कितनी तरह के उपमा दिए हैं, अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। तो ये सब अलंकारों से भरी पड़ी हुई ये शब्दावली भी है, और ये गाँव भी ऐसा अद्भुत अपनी शोभा से लोगों का मन हरण करने वाला, लोगों के मन को चुरा रहा। इतना सुंदर और सुहावना ये गांव का वातावरण, इसका वर्णन इन्होंने कवि सुमित्रानंदन पंत ने किया है। और ये कितना अच्छा लगने वाला जो पाठ है इसका, इसके क्वेश्चन आंसर भी अपन समझ लेंगे इसी के वीडियो के अंदर, आपको समझाते हैं। तो ये आपको समझ लेना, कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, हर तरह से आप इसको समझेंगे। जैसे ये तो बाली है गेहूं की, ये ये फूल जो लगने वाले थे वो मैंने बताया आपको। ये जंगली बेर, ये बैंगन, आलू और सब्जियों के खेत, ये जरबेरी, ये आंवले के जड़ी हुई लगी हुई आंवले की फलों से लदी हुई डालियाँ, आंवली की जो पेड़ की डालियाँ जो लदी हुई वो मैंने बताया था आपको। ये टमाटर लाल लाल हो गए, एकदम से कच्चे लाल है, कच्चे हरे हैं, और पके हुए एकदम से लाल से उसमें रेशमी सी ऊपर उनकी परत आ गई, ऐसे लग रहा है। और ये देखो गंगा नदी का किनारा है, और गंगा नदी के किनारे कितने लोग नहाते भी हैं, और यहाँ पे प्रकृति का वर्णन है। और ये देख लो सलवटें पड़ी हुई हैं, जैसे देख लो ये हवा के बहाव के कारण क्या होता है, हवा के बहती है जोर जोर से, तो वो रेतीली भूमि एकदम से यूँ सर्फिला आकार की ये बन जाती है। ये देख लो जैसे सांप निकल के गए हुए हैं, सर्पिल आकार की बन जाती है। तो ये प्राकृतिक एक ऐसी सुंदरता है। ये मतीरे कहते हैं इनको, तरबूज को। ये नदी के किनारे लगते हैं, बहुत से पानी चाहिए इनको, और खरबूजे भी लगते हैं, और जो तरककड़ी होती है वो भी
ऐसे बड़े बड़े मुहानों पर, तालाबों के किनारों पर लगते हैं, इसी तरह से बड़े बड़े लगते हैं। ये सुरखाब पक्षी है। और ये मगरोटी है। और ये मरकत। मरकत ये पन्ना रत्न होता है। ये इसमें हरे रंग का एकदम से बहुत कीमती पत्थर होता है, हीरे की तरह, माणिक की तरह और नीलम की तरह, पुखराज की तरह ये मरकत कहलाता है। और ये इसी तरह से सुंदरता से भरपूर गाँव का वातावरण है। इस तरह से आप देख सकते हो गाँव, कितनी तरह के अलग अलग गाँव सुंदर और मनोहारी दृश्य लिए हुए होते हैं। प्रकृति के अनुपम संपत्ति है, प्रकृति की अलग शोभा है, धरती माँ की शोभा न्यारी। ये थे आपने यहाँ तक समझने जैसे। अब इसके क्वेश्चन हैं, वो कवि ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो कवि ने गाँव को हरता जनमन उसकी शोभा अनोखी, खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई, सर्दी की सुनहरी धूप, चमक वाले शोभाकरण, पृथ्वी प्रसन्न दिखाई दे रही है। आम, कटहल, बेर, आड़ू, अनार और फूलों से लद गए हैं। और आलू, गोभी, बैंगन और पालक, धनिया, लौकी, टमाटर सब फल फूल रहे हैं। गंगा के किनारे तरबूजों की खेती फैलने लगी है। पक्षी आनंद से विहार कर रहे हैं। सब दृश्य मनोहारक है, इसलिए गाँव सचमुच में अम, मन को मोहने वाला कहा गया। जन को हरता मन मन, ये मैंने बताया अभी आपको। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? तो कविता में शिशिर और बसंत ऋतु का मौसम का वर्णन है। गाँव को मरकट डिब्बे से खुला क्यों कहा गया है? जैसा मैंने अभी बताया, मरकत पन्ने को कहते हैं और ये पन्ने की तरह हरा रत्न का है। तो ये गाँव में हरियाली फैली हुई है और हरियाली पन्ने को धूप में दमक रही है, इसलिए इसको पन्ने के समान मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई दे रहे हैं? अरहर और सनई के सुनहरे खेत देखकर कवि को लगता है जैसे मानो धरती पर अपनी कमर पर सुनहरे रंग की घुंघरुओं वाली करधनी पहन ली है धरती माँ ने। और अरहर और सनई सुनहरे रंग की फलियाँ लगी है जो वायु से हिलकर किंकणियाँ घुंघरू जैसी मधुर ध्वनि करते हैं। जैसे मैंने पढ़ाते समय बताया, जैसे जैसे वो एकदम हिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती माँ अपनी गर्दनी पर घुंघरू बांध के नाच रही है। भालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रहती है, भाव स्पष्ट करना है। तो गंगा की जो सतरंगी रहती है तरह तरह की, उस पर लहरेदार चिन्ह बन गए, उस पर सूरज की किरणें पड़ने पर अनेक रंगों वाले दिखाई दे रहे हैं। हसमुख हरियाली हिमातप सुख से अलसाए सोए, धरती को हरियाली सूर्य की धूप जगमाते हुए हसमुख सी लग रही है। सर्दी की धूप से ठहरी हुई शांत है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों अलसा का सुखपुर सोए हुए हैं। ये पूरा इसका वर्णन इसी तरह से बताया गया है। तो यहाँ पर धरती को हंसता हुआ बता रहे हैं, हरियाली को। और निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तिनकों से हरे हरे तन पर हरित रुधिर रहा झलक। तो तिनको पर हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ पर तिनको पे हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है जरा, हिल हरित ह की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। और हिल हरित रुधिर रहा है, तो यह मानवीकरण अलंकार भी है, जो उनके हरियाले हरे हरे टहनियों में, पत्तों में एकदम से हरे रंग का रुधिर दौड़ रहा है, ऐसा वर्णन किया गया है। ऐसे मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश, ऐसे तीनों ही अलंकारों से सजी हुई ये कविता है। इस कविता में जिस गाँव का चित्रण हुआ भारत के किस भूभाग पर है? इस कविता में जो अ, गंगा का तट है बसानी कौसानी गांव का चित्रण हुआ है, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिले का ये कौसानी गांव है, जो पूरे प्राकृतिक चित्रण इसका वर्णन किया गया है कवि ने। ये इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने बताया और समझाया आपको, और भी आपको लाइव क्लास में अच्छी तरह से समझाएंगे। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी पद्य का शब्दार्थ हो, जो भी आपको समझ में नहीं आया तो आप अच्छे ढंग से इसको समझे और इसको लाइव में और अटेंड करते समय जो नहीं आता उसको अंडरलाइन करके रखें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, माता पिता का कहना माने और पढ़ाई का पूरा ध्यान दें और सेहत को
अच्छी बनाए रखे। धन्यवाद। सबका खैर।